गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा गाउस के नियम के अनुप्रयोग। यानी जो हमने गाउस का नियम पढ़ा है उस गाउस के नियम का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमें गाउसियन पृष्ठ को समझना होगा। गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ, ये इसको गाउसियन पृष्ठ भी बोल देते हैं। गाउसियन सरफेस, गाउसियन पृष्ठ या फिर गाउसियन पृष्ठ। तो देखो, गाउसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ रहता है। काल्पनिक पृष्ठ यानी जब हम गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे तो उस समय हमें एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो ये काल्पनिक पृष्ठ है। इस गाउसियन पृष्ठ की कल्पना जब हम करेंगे तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, उस गाउसियन पृष्ठ की सतह पे विद्युत क्षेत्र होना चाहिए एक समान। यानी सतह पर विद्युत क्षेत्र ये रहेगा एक समान। सतह पे विद्युत क्षेत्र होना चाहिए एक समान। दूसरा, जो गाउसियन पृष्ठ है इसका पृष्ठीय सदिश वो या तो विद्युत क्षेत्र के समांतर रहेगा या फिर विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो पृष्ठीय सदिश यानी जो भी पृष्ठ का पृष्ठीय सदिश होगा वो या तो सतह के समांतर रहेगा या फिर इसके रहेगा लंबवत। तो देखो, हमें ध्यान रखना है गाउसियन पृष्ठ जब भी हम लेंगे काल्पनिक पृष्ठ होगा। इसकी यदि हम कल्पना करें तो ये विद्युत क्षेत्र के या तो गाउसियन पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र रहेगा हमेशा एक समान, और जो गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय सदिश होगा वो विद्युत क्षेत्र के समांतर या फिर लंबवत रहेगा। इन दो चीजों का हमें पालन करना है। ऐसा ही गाउसियन पृष्ठ की हमें कल्पना करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, ये तो था गाउसियन पृष्ठ। अब देखो, हम इसका आर्टिकल देखते हैं। जो पहला अनुप्रयोग है वो है गाउस के नियम की सहायता से किसी आवेशित अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यानी जो पहला हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा गाउस नियम की सहायता से अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश, या इसको हम बोल सकते हैं आवेशित तार। आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें गाउस के नियम की सहायता से अनंत रेखीय आवेश या फिर आवेशित तार, अनंत रेखीय आवेश या अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात है। तो देखो, हम क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले एक तार ले लेते हैं ए बी। ये तार ए बी है। इसके ऊपर जो प्लस क्यू आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। प्लस क्यू आवेश, मान लेते हैं इस तार पे क्यू आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व तार का हम लेते हैं लैम्बडा। तो देखो, इस तार के कारण हमें स्मॉल आर दूरी पे कोई एक पी बिंदु है, उस पी बिंदु पे
विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। यानी सबसे पहला काम रहता है कि इस P बिंदु पे इस तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यहां हम तो अल्पांश लेंगे, यहां अल्पांश dA1 और यहां दूसरा अल्पांश लेते हैं dA2। इन दोनों अल्पांशों के कारण पहले हम P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखो इस अल्पांश को P बिंदु से मिला देते हैं और इस अल्पांश को भी P बिंदु से मिला देते हैं। अब इन दोनों के कारण सबसे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो देखो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से दिशा होती है दूर की ओर, इनको मिलाने वाली रेखा से दूर की ओर। यानी P बिंदु पे dA1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हम देखें तो वो होगी इधर, इसको नाम दे देते हैं dE1 विद्युत क्षेत्र। और dA2 के कारण देखें अल्पांश के कारण, तो ये भी इनको मिलाने वाली रेखा से दूर की ओर, इसको नाम दे देंगे dE2। अब इन दोनों अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की हम दिशा देखें तो दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, लेकिन ये डिस्टेंस है दोनों की वो बिल्कुल समान होगी। इसका मतलब इन विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, अलग है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था तो उसमें भी सेम ये कंडीशन थी कि यदि परिमाण समान आ जाए, दिशा अलग हो जाए, तो हमें इनको घटकों में वियोजित करना पड़ता है। तो देखो घटकों में वियोजित करने के लिए यहाँ एंगल मान लेते हैं, ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, इसका समूह कोण ये वाला भी थीटा होगा और ये वाला भी क्या होगा, थीटा। तो देखो दोनों के यदि हम घटक करें तो इसका ऊपर की तरफ घटक आएगा dE1 का, देखो थीटा की तरफ घटक हमेशा क्या आता है, कोस, dE1 कोस थीटा। तो इसी क्वाड्रेंट में यदि यहाँ कोस है तो नीचे की तरफ क्या आएगा, साइन, ये आ जाएगा dE1 साइन थीटा। ऐसे dE2 के घटक करें तो थीटा की तरफ इसका घटक ये आएगा dE2 कोस थीटा, और इसी क्वाड्रेंट में इधर आ जाएगा dE2 साइन थीटा। तो देखो dE1 और dE2 को घटकों में वियोजित करने पर जो इन दोनों के कोस थीटा के घटक है, यानी जो अक्ष के समांतर है, यहाँ O बिंदु था ये, तो OP रेखा के जो समांतर घटक आ रहे हैं dE1 कोस थीटा और dE2 कोस थीटा, ये तो एक ही दिशा में, और जो लंबवत घटक है OP रेखा के dE1 साइन थीटा और dE2 साइन थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों घटक एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका मतलब जो परिणामी घटक है वो OP रेखा के अनुदिश आ रहा है, यानी इस अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी OP रेखा के अनुदिश ही होगा, क्योंकि यहाँ आप इस तार के ऊपर जितने भी युग्म लेंगे उन सभी युग्मों में दो घटक साइन थीटा घटक तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और कोस थीटा वाले घटक हैं वो इस OP रेखा के अनुदिश आएंगे। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि इस आवेशित चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस OP रेखा के अनुदिश होगी। तो देखो सबसे पहले हमें इसकी दिशा ज्ञात करनी पड़ती है। एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो पार्ट्स में आता है, एक नंबर में उन्होंने गॉस के नियम की डेफिनेशन पूछ ली, फिर इस चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र पूछ लिया, फिर इसका ग्राफ बनवा लिया। तो उस कंडीशन में हम केवल ये डायग्राम बना के इसको डायग्राम बना के ही दिशा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 नंबर में यदि वो आ रहा है तो हमें भी पूरा इसका आर्टिकल ही पढ़ना है। तो देखो दिशा इंपॉर्टेंट ये हो गई कि इससे लंबवत बाहर की ओर इसकी अक्ष की लंबवत या फिर OP रेखा के अनुदिश इसकी दिशा हो जाती है। अब हमें दूसरा पॉइंट लेना है कि इस आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो
ये एक आवेशित तार है अनंत लंबाई का ए बी, इससे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, ठीक है। इस तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पे एक बिंदु P है और इस P बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो उसकी दिशा हम देख चुके हैं कि OP रेखा के अनुदिश यानी बाहर की ओर होगी। अब यदि हमें गाउस का नियम काम में लेना है तो सबसे पहले यहाँ गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी, और गाउसियन पृष्ठ ऐसा लेना है जो इस तार को पूरी तरह से कवर करे। यानी इस रेखीय आवेश के कारण जो हम गाउसियन पृष्ठ लेंगे वो होगा एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसकी लंबाई है स्मॉल l और इसकी त्रिज्या है स्मॉल। तो देखो यहाँ पे एक स्मॉल r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के गाउसियन पृष्ठ की हमने कल्पना की। अब बेलन में हम देखें तो तीन सरफेस रहती हैं, एक तो इसका ऊपरी वृत्ताकार भाग, एक नीचे वाला वृत्ताकार भाग और एक वक्र पृष्ठ। तो तीन पृष्ठ रहते हैं बेलन में। तो सबसे पहले इन तीनों पृष्ठों पे हमें अल्पांश ds लेना होगा और उस अल्पांश के क्षेत्रफल सदिश की दिशा प्रदर्शित करनी होगी। देखो बेलन को इससे समझ सकते हैं, सेम बेलन की तरह ही है। तो ये इसका ऊपरी पृष्ठ हो गया, ये इसका नीचे वाला पृष्ठ हो गया और ये हो गया वक्र पृष्ठ। तो इसमें यदि हम क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखें, ऊपर पृष्ठ का हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है लंबवत ऊपर की ओर। यदि ऊपरी पृष्ठ से क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत ऊपर की ओर, नीचे वाले पृष्ठ से होगा लंबवत नीचे की ओर, और इस वक्र पृष्ठ से क्षेत्रफल सदिश होगा लंबवत बाहर की ओर। यानी जहां भी हम इसको रखें ये लंबवत कहाँ आएगा, बाहर की। इसको हम S1 ले लेंगे, इसको S2 ले लेंगे और इसको ले लेंगे S3। तो देखो इस पृष्ठ को हम ले लेते हैं S1, यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया ds, इस पृष्ठ को नाम दे दिया S1। तो ds की दिशा होगी लंबवत ऊपर की ओर, ये ds की दिशा। ऐसे ही इसको मान लेते हैं S2, यहां पे एक अल्पांश ले लिया हमने, ये भी अल्पांश ds है। इसकी दिशा देखिए तो ये भी लंबवत, पृष्ठ के लंबवत रहता है हमेशा अल्पांश ds। और वक्र पृष्ठ है, इस वक्र पृष्ठ पे भी हम एक अल्पांश ले लेते हैं। यहाँ देखो अल्पांश हमें वहां लेना है जहां P बिंदु हो, तो ये P बिंदु हमेशा इस वक्र पृष्ठ के सरफेस पे होगा, ध्यान रखना है। जो गाउसियन पृष्ठ होगा उस गाउसियन पृष्ठ के ऊपर रहेगा P बिंदु हमेशा। तो यहाँ पे अल्पांश से ds आ गया, किसकी दिशा देखिए लंबवत बाहर की ओर, अल्पांश ds की दिशा। ये पृष्ठ हो गया हमारा S3। यानी बेलन में तीन वक्र पृष्ठ हो गए S1, S2 और S3। सबसे पहले हमने तीनों के जो क्षेत्रफल अल्पांश है उनका सदिश बना लिए। तीनों के सदिश कहाँ होंगे, एक का ऊपर लंबवत ऊपर की ओर, एक का लंबवत नीचे की ओर और वक्र पृष्ठ का लंबवत बाहर की ओर। ये इनका क्षेत्रफल सदिश हो गया। अब हमें इनके विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इनके साथ में ही बनानी है, क्योंकि अलग अलग पृष्ठों का हम समाकलन करके ही विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने देखी है कि वो है इस OP रेखा के अनुदिश, यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होगा इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र इस तरफ ही होगा, बदलेगा नहीं विद्युत क्षेत्र E, और यहाँ भी विद्युत क्षेत्र E बाहर की ओर ही होगा विद्युत क्षेत्र। यानी तीनों कंडीशन में विद्युत क्षेत्र समान है, क्योंकि हम निकाल चुके अनंत लंबाई का तार है और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अक्ष के लंबवत बाहर की ओर या OP रेखा के अनुदिश रहती है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसमें ये वाला एंगल आ जाता है 90 डिग्री, ये वाला एंगल आ जाता है 90 डिग्री और ये जो एंगल है ये 0 डिग्री आएगा। तो ये गाउसियन आवेशित अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण गाउसियन पृष्ठ का पूरा कंप्लीट डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसके डेरिवेशन को करने के लिए।
अब देखो इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना अनंत रेखीय आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। इसके ऊपर आवेश यदि हम समेशन क्यू माने, इसकी लंबाई एल है, तो उस आवेश का मान हम बता सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे माना अनंत रेखीय आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। यदि तार की लंबाई स्मॉल एल हो तक, मान लेते हैं कि जो ए बी तार है इसकी लंबाई स्मॉल एल है, जितना हमने गॉसियन प्लस लिया है, तो यहाँ पे इसके अंदर उपस्थित आवेश समेशन क्यू होगा लैम्डा इंटू एल के बराबर। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि अनंत रेखीय आवेश अनंत लंबाई का तार है, तो उसके ऊपर आवेश कुल हमने क्यू माना था, या इतने भाग पे कितना आवेश होगा। तो हमने यदि इस ए बी भाग की लंबाई स्मॉल एल है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो ए बी भाग के जो आवेश होगा समेशन क्यू होगा वो होगा लैम्डा इंटू एल के बराबर। ये हमारा सबसे पहला काम होगा। अब इसके बाद हम गाउस के नियम का प्रयोग करके इस पूरे पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से था समाकलन ऑफ एस ई डॉट डी एस बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यानी किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला था फाई बराबर ई समाकलन ऑफ एस ई डॉट डीएस और समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां से हमें इस ई की वैल्यू निकालनी है। समीकरण 1 से हम समेशन क्यू का मान क्या रख सकते हैं, लैम्डा। तो समीकरण 1 से ये आ जाएगा समाकलन ऑफ एस ई डॉट डीएस बराबर समेशन क्यू का मान हम ले लेंगे लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम जानते हैं कि बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में 3 पृष्ठ होते हैं, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें इसे 3 अलग अलग पृष्ठों में विभक्त करके समाकलन करना पड़ेगा। यानी देखो हम जानते हैं बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ पर तीन सतह होती हैं। पहली होगी इसकी ऊपरी वृत्ताकार सतह, इसको हमने माना है S1, यानी पहली जो ऊपरी वृत्ताकार सतह है ये होगी S1, तो दूसरी है निचली वृत्ताकार सतह हमने क्या मानी है S2, और तीसरी है बेलन का वक्र पृष्ठ S3। तो 3 भाग हो गए, एक ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, एक निचली वृत्ताकार पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ। तो देखो समीकरण था। अब इस समीकरण में इन तीनों भागों को हम अलग अलग सोल्व करके संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो वहां से हमें विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात होगा। अतः संपूर्ण बेलनाकार
गाउसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। अब कुल विद्युत फ्लक्स निकाले तो तीनों सरफेस का हम योग कर देंगे, यानी समाकलन ऑफ S1 E डॉट ds, सब पे विद्युत क्षेत्र E है और अल्पांश हमने ds लिया है, तो सरफेस अलग है S1 E डॉट ds, प्लस समाकलन ऑफ S2 E डॉट ds और प्लस समाकलन ऑफ S3 E डॉट ds। ये बराबर आ जाएगा लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन। E डॉट ds को क्या लिख सकते हैं, EDS कोस थीटा। ऊपर लिख देता हूं मैं, देखो ये EDS कोस थीटा, ये भी EDS कोस थीटा, ये भी EDS कोस थीटा, और कोस थीटा यहां पहले लिख चुके हैं। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो देखो S1 समाकलन ऑफ S1 EDS कोस थीटा प्लस समाकलन ऑफ S2 EDS कोस थीटा प्लस समाकलन ऑफ S3 EDS कोस थीटा बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो सरफेस S1 है वहां E और ds के मध्य एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी यहां पे थीटा हम लेंगे 90 डिग्री। सरफेस S2 में E और ds के मध्य एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो यहां भी थीटा हम कितना लेंगे, 90 डिग्री। तो सरफेस 3 पे यदि हम देखें E और ds दोनों एक ही दिशा में बाहर की ओर, यानी एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा बराबर हम लेंगे 0 डिग्री। तो देखो जब यहाँ पे cos 90 की वैल्यू रखेंगे, cos 90 कितना होता है, 0। यहाँ पे cos 90 कितना होगा, 0, और वहां पे cos 0 कितना होगा, 1। यानी cos 90 की वजह से ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे cos 90 की वजह से ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे cos थीटा 0 डिग्री रखेंगे वो आएगा 1, यानी केवल इसको हम 0 लिख सकते हैं, इसको भी 0 लिख सकते हैं। तो उसको समाकलन ऑफ S3 EDS 1 बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे cos 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये दोनों 90 होने से 0 हो गए, क्योंकि तीसरी जो सरफेस है वो EDS 1। अब देखो इस तीसरी सरफेस पे विद्युत क्षेत्र E है वो एक समान है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं गॉसियन पृष्ठ की, जब हमने अभी शुरुआत में परिभाषा देखी थी कि गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पे इसकी सरफेस विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, एक समान। तो E एक समान है, और एक समान है तो इसको हम समाकलन से बाहर ले सकते हैं। E बाहर आ गया, समाकलन ऑफ S3 ds बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां देखो हमें समाकलन ऑफ S3 यानी इस तीसरी सतह का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम पहले से जानते हैं, भैया ds क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश है, यानी इस क्षेत्रफल अल्पांश से हमें समाकलन करना है। और यदि किसी समाकलन की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं तो वो हम डायरेक्ट काम में ले सकते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, इसकी लंबाई कितनी है, l, तो कितना आ जाएगा समाकलन, ये इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2 पाई r l। देखो ये जो वृत्ताकार भाग होगा ये 2 पाई r और लंबाई l, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, r त्रिज्या है, ये पूरा कितना होगा 2 पाई r, इसकी लंबाई कितनी है l, तो इसको आप लंबाई चौड़ाई मान लो, इसको लंबाई मान लो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल आता है, यानी 2 पाई r इंटू l। तो हम कह सकते हैं समाकलन ऑफ S3 ds इक्वल आएगा 2 पाई r l। इस वैल्यू को पुट करें तो ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई r l बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से देखो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L हो गया कैंसिल आउट।
तो यहां से जो ई का मान आएगा, जो विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ई का मान आ जाता है ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर, को उधर भाग लग जाएगा 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे हम के बनाना चाह रहे हैं, एक फॉर्मूला, इसको एप्सिलॉन आर को हम आगे ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है, तो इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना सकते हैं। यानी यदि इस समीकरण को 2 से गुणा करते हैं तो 2 से भाग दे देते, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे 4 पाई हो जाएगा और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? के इक्वल। तो इसको हम लिख देंगे ई बराबर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 लैम्बडा अपॉन, नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो चूंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के इक्वल, तो ई बराबर आ जाएगा 2k लैम्बडा अपॉन आर। ये आ जाता है एक अनंत रेखीय आवेशित चालक तार के कारण स्मॉल आर दूरी पे विद्युत क्षेत्र का मान। यानी यहां से हम कह सकते हैं जो ई का मान है वो आर के होता है व्युत्क्रमानुपाती, और रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा के क्या होता है? समान। इनमें हम ग्राफ भी बना सकते हैं, तो अब इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं। देखो यदि हम ग्राफ बनाए ई व स्मॉल आर के मध्य ग्राफ, तो जो ग्राफ होगा, ग्राफ हमेशा इक्वेशन से बनता है, समीकरण से। हमें ई और आर दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है, तो ई को ले लेते हैं हम वाई अक्ष पे, तो आर को ले लेते हैं हम एक्स अक्ष पे। अब इन दोनों में यदि हम संबंध देखें तो हमेशा ग्राफ समीकरण से बनेगा। इनमें संबंध देखें तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इसका मतलब यदि हम आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ई की वैल्यू लगातार कम होगी। तो आर की वैल्यू शुरुआत में 0 रहेगी, इसका मतलब ई उस समय बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाएंगे ई का मान लगातार कम होता जाएगा। यानी इनमें संबंध है ई समानुपाती 1/। जब भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो तो ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, क्योंकि आर की वैल्यू जब 0 होगी तो ये अनंत पे रहेगा। जैसे जैसे हम आर को बढ़ाएंगे ई का मान लगातार कम होता जाएगा, और जब आर का मान अनंत की तरफ जाएगा तो ई का मान क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही ई और लैम्बडा का ग्राफ यदि हम बनाएं तो ये समानुपाती है, ये ई और ये लैम्बडा। तो इनमें समानुपाती का मतलब यहां से हमेशा ग्राफ में हमेशा एक्स अक्ष से वैल्यू का, जो भी एक्स अक्ष पे हमने मान लिया है उसकी वैल्यू को आप बढ़ाओ, उसका वाई अक्ष पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनता है। यानी लैम्बडा की वैल्यू यदि हम 0 से बढ़ाना स्टार्ट करें तो इस समानुपाती, यानी लैम्बडा बढ़ाएंगे तो ई का मान भी बढ़ेगा। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सरल रेखा, क्यों दोनों पे घात सिंगल है। यदि स्क्वायर होता तो फिर ग्राफ घूम जाएगा। तो ये आ गया ई समानुपाती। तो स्टूडेंट्स ये हो गया गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग।